Hello everyone. Now let's see the part 2 of your physiology of urine formation. This is the process of selective reabsorption and tubular secretion. Selective reabsorption and tubular secretion. We'll see it later. Part B. Okay. What is selective reabsorption? So ये second process है. पहले तो फर्स्ट प्रोसेस में क्या करे अपन ने, यू हैव प्रोड्यूस्ड अल्टीमेटली यू हैव रिसीव्ड अ फिल्ट्रेट इन योर बोमन्स कैप्सूल. फटाफट एक रिवीजन हो जाए. आपके पास बोमन्स कैप्सूल था, उसके अंदर आपका ग्लोमेरुलस जिसके अंदर ब्लड आ रहा था एफरंट से, बाहर जा रहा था इफरंट आर्टेरियोल से. इससे एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता और पोडोसाइट्स उस प्रेशर की मदद से ब्लड फिल्टर करती और यहाँ पे आपको एक डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा मिल जाता जिसको अपन ने बोले थे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. अल्टीमेटली आपको क्या मिलता है यहाँ पे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट विच इज नथिंग बट ब्लड प्लाज्मा विदाउट प्लाज्मा प्रोटीन्स. ब्लड प्लाज्मा विदाउट प्लाज्मा प्रोटीन्स मतलब उसमें प्लाज्मा है लेकिन प्रोटीन्स नहीं है. अल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, ये चारों ब्लड प्लाज्मा के प्रोटीन्स है. ये नहीं आते, वो वापस चले जाते. बाकी का सब पूरी चीजें जितने प्लाज्मा में रहती वो नीचे आ सकती. अब प्लाज्मा में क्या क्या रहता, सबसे पहले तो रहेगा वाटर, उसके साथ रहेंगे कुछ न्यूट्रिएंट्स लाइक योर अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, विटामिन्स बी, सी. ओके, इसके साथ रहेंगे आयंस लाइक Na+, K+, Cl-, Ca2+, H+, प्लस इसके साथ रहेगा वेस्ट दैट इज योर यूरिया, क्रिएटिनाइन एटसेट्रा. मतलब प्लाज्मा में ये सब चीजें घुलाई रहती टेम्पररी एलिमेंट्स बोल के. तो ये सब चीजें प्लाज्मा के साथ यहाँ पे बाहर आके जमा हो जाएगी. मतलब आपके पास ऐसा फिल्टर तैयार हो रहा जिसमें कचरा भी है, वेस्ट प्लस न्यूट्रिएंट्स भी है. कचरा भी है और न्यूट्रिएंट्स. कुछ काम की चीजें, कुछ कम काम की चीजें या बिल्कुल काम की चीजें नहीं है. राइट. तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्सक्रीट क्या करने का है, वेस्ट को एक्सक्रीट करने का. तो काम की चीजों को अपने को वापस से चुन लेना पड़ेगा, पिकअप कर लेना पड़ेगा, उठा लेना पड़ेगा. बराबर. सो ये जो वापस से अच्छी चीजों को उठाने का कार्यक्रम है उसको जो बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन. वापस से उठा लेने का, एब्जॉर्ब कर लेने का. अब रीएब्जॉर्प्शन क्यों बोलते हैं, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं बोलते? क्योंकि एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन में भी एक फर्क है. एब्जॉर्प्शन वर्सेस रीएब्जॉर्प्शन, देयर इज अ डिफरेंस. व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? जब एब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं, व्हेन एनीथिंग एंटर्स ब्लड for the first time, it is called absorption, and when anything enters blood for the second time, it is called reabsorption. अब तुम बोलेंगे सर ये अपन दूसरी बार उठा रहे, पहली बार कहां से आया? तो याद करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. हम जो खाना खाते, that food is digested by your digestive system, and then digested material is transferred, is absorbed into your blood vessels around your intestine. तो पहली बार क्या हो रहा, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, आयंस, ये सब चीजें ये पहली बार एब्जॉर्ब होके कहा जा रही, ब्लड में, इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम. मींस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या होती, डाइजेस्टिव सिस्टम में. वो चीजें पूरे बॉडी में सप्लाई होती, बॉडी में वेस्ट तैयार होता, वो वेस्ट ब्लड में डाल देते, कुछ ग्लूकोज भी रह जाता ब्लड में, ब्लड घूमते घूमते जाता किडनी में. अब किडनी में से वो फिर से फिल्टर हो गया, किडनी में से न्यूट्रिएंट्स फिल्टर होके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आ गए. ठीक है, लेकिन ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में उसको बह के जाने देने का है क्या? नहीं, उसको वापस से ब्लड में लेने का है, वापस से ब्लड में एब्जॉर्ब करने का. इसके लिए वापस एब्जॉर्ब कर रहे तो क्या बोलने का उसको, इट इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन. यू आर एब्जॉर्बिंग इट फॉर द सेकंड टाइम फ्रॉम फिल्ट्रेट टू ब्लड, हेंस कॉल इट एज रीएब्जॉर्प्शन. समझ में? इट इज सेलेक्टिव प्रोसेस. मींस व्हाट, सेलेक्टेड मटेरियल विल बी रीएब्जॉर्ब्ड, नॉट ऑल मटेरियल. सेलेक्टेड मतलब क्या, पानी एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स तो एब्जॉर्ब करने का ही है. आयंस में कुछ आयंस एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ नहीं करेंगे. और वेस्ट को करने का क्या, नहीं, किसको करने का किसको नहीं करने का. यहाँ पे सेलेक्टेड प्रोसेस है, वेस्ट को छोड़ देने का और अच्छी अच्छी चीजें ले लेने की. तो ये सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. ओके, सो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन इज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. And it occurs throughout the length of your renal tubule. सब जगह होता है reabsorption except your Malpighian tubule, Malpighian body छोड़ के. Malpighian body के बाद क्या आता है, PCT,
पीसीटी के बाद क्या रहता है, हेनलेस लूप, डिसेंडिंग लिम्ब, ओके, और असेंडिंग लिम्ब इज थिक, then your DCT, and then your collecting tubule, it will form collecting duct, okay. This is descending limb, this is ascending limb, PCT and DCT, समझ गए। अब कहाँ पे क्या एब्जॉर्ब होगा, कैसे एब्जॉर्ब होगा, वही अपने को देखने का है, ठीक है। आइडिया समझ में आया क्या करने का है, जो पानी बह के जा रहा है उसमें कचरे के साथ साथ अच्छी चीजें उनको रीअब्जॉर्ब कर लेने का है, ठीक। एक थोड़ा सा और एक बात, फैक्ट आपको मैंने लास्ट में बताया था, फैक्ट्स अबाउट योर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसमें क्या होता, योर ईच किडनी विल रिसीव, ये जो लिख के आ रहा आपके सामने, ये फैक्ट बोला था मैंने आपको, ईच किडनी रिसीव्स अबाउट 600 ml ऑफ ब्लड पर मिनट, मतलब ये वाली किडनी में 600 ml और ये वाली किडनी में 600 ml ब्लड एक मिनट में आता, एंड ऑफ दैट 125 ml GFR इज फॉर्म्ड, इट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, 125 ml, मतलब कितना फिल्टर तैयार होता है ब्लड में से, 125 ml पानी बाहर निकल जाता, 1000 लीटर में से 125 ml निकल गया, मेजर लॉस हो रहा। दिन भर में 180 लीटर की टाकी भर जाती, 180 लीटर पर डे, इतना यूरिन तैयार हो सकता अपनी किडनी में से, लेकिन इतना बनता कि यूरिन नहीं, उस 180 लीटर में से 1.5 लीटर ही यूरिन बनता, बाकी का 179 लीटर्स क्या हो जाता, रीएब्सॉर्ब हो जाता बाय द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। वो जो फैक्ट्स है वो यहाँ पे काम में आएंगे, समझा। तो अपने को क्या करना है, जो दिन भर में 180 लीटर्स फिल्ट्रेट तैयार हो रहा, उसमें से सिर्फ 1.5 लीटर यूरिन बनाने का है, 1 से 1.5 लीटर, और बचा वाला पूरा पानी किडनी रीएब्सॉर्ब कर लेगी, ठीक है। सो वो रीएब्सॉर्प्शन कहाँ होता है, वही प्रोसेस अपन देखें। सो सबसे पहले दो प्रकार के एब्जॉर्प्शन होते हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव और पैसिव रीएब्जॉर्प्शन। What is active reabsorption? It is the absorption by spending energy in the form of ATP, and passive without ATP against the gradient along the concentration gradient from low concentration to high concentration and from high concentration to low concentration। क्या है सर ये, क्या बड़बड़ कर रहे हैं आप, आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर में बताया था, दिस काइंड ऑफ एक्टिव एंड प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस। फॉर एग्जांपल एक्टिव प्रोसेस इसको बोलते हैं, एक पहाड़ है, एक कोई तो भी ऐसा, उसके ऊपर आपको पत्थर लेकर जाने का है, तो पत्थर जब आप ढकेल के लेके जाएंगे तो बहुत सारी एटीपी मतलब एनर्जी यूज होंगी। यू आर कैरिंग दैट स्टोन फ्रॉम लो हाइट टू हाई हाइट, दैट इज अगेंस्ट द नॉर्मल हाइट, अगेंस्ट द ग्रेविटी लेके जा रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स एनर्जी एटीपी, you are moving against, that is uphill process, and you are going from low concentration to high concentration। लेकिन यही काम अगर मैं उल्टा करूंगा, यहां से पत्थर मुझे नीचे लेके जाने का है, ठीक है, और यहाँ पे किसी को खड़े कर दो, दुश्मन को तुम्हारे, और पत्थर को धक्का दे डालने का, तो एनर्जी ज्यादा नहीं लगती, वो पैसिव एब्जॉर्प्शन हो जाता है, पैसिव प्रोसेस हो जाता है। एक्टिव में तुमको एनर्जी लगती, पैसिव में एनर्जी नहीं लगती, वो नीचे आएगा अपने आप, विदाउट एटीपी, along the gradient, मतलब नॉर्मल आ रहा, along the gravity आ रहा, along the gradient आ रहा, from high concentration to low concentration, and this passive is known as downhill process। नीचे आ रहे ना हिल से, डाउनहिल प्रोसेस। ये एग्जांपल याद रखो हमेशा के लिए, एक्टिव वर्सेस पैसिव याद हो जाए। एक्टिव में एनर्जी लगती, पैसिव में एनर्जी नहीं लगती। तो एक्टिव को क्यों एनर्जी लगा के क्यों करते, क्योंकि वो काम बहुत जरूरी है, उनका नुकसान नहीं होने का। और पैसिव, चलो भाई तुम्हारा हाई कॉन्सेंट्रेशन है, इधर लो है, आ जाओ, आ रहे होंगे तो वो अपने आप आ जाते हैं विदाउट एनी यूज ऑफ एनर्जी। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे रहते हैं जो फिल्ट्रेट में कम है और बॉडी में बहुत है, लेकिन फिर भी उनको बचाने का, जैसे कि ग्लूकोज, ओके। तो एक्टिवली क्या क्या एब्जॉर्ब होगा, तुम्हारा एक्टिव एब्जॉर्प्शन से आएंगे तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स, एक्टिव एब्जॉर्प्शन से क्या क्या आएंगे, न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि इनको जाने ही नहीं देने का, एनर्जी लगा के उनको बचाने का है। एनर्जी यूज करके एटीपी मेडिएटेड एब्जॉर्प्शन इज डन फॉर न्यूट्रिएंट्स, फॉर वेरियस आयंस लाइक Na+, K+, Cl-, कैल्शियम प्लस, ओके। ये आयंस का एब्जॉर्प्शन एक्टिवली करना पड़ता है। आयंस क्योंकि आयोनिक उनके ऊपर चार्ज रहता, तो बहुत एक्टिव रहते, वो जल्दी आते नहीं, तो उनको एटीपी लगा के उनको बदल के लेके खींचना पड़ता, ओके। और वो तुमको एब्जॉर्ब होते हैं दिखेंगे पीसीटी में, डीसीटी में, ऐसा एरो बताया वाला, देखो एरो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ब्लड कैपिलरीज है तुम्हारे न्यूरॉन के आजू बाजू, न्यूरॉन नहीं नेफ्रॉन के आजू बाजू ब्लड कैपिलरीज है। क्या बोलते हो कैपिलरीज को,
The capillary network of efferent arteriole is known as around your renal tubules. It is known as peritubular capillary network. Peritubular capillary network. तो जो भी चीजें एब्जॉर्ब होंगी वो सीधा ये कैपिलरी, ऐसा बता रहा मैं स्ट्रेट, इसमें ब्लड है तो यहां से एब्जॉर्ब होंगी और सीधा ब्लड में खींचे जाएंगे, यहां से एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाएंगे, यहां से एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाएंगे। ठीक है, मतलब वापस ब्लड में रीएब्जॉर्प्शन हो जा रहा हो चीजों को। कौन सी चीजें एब्जॉर्ब होंगी? न्यूट्रिएंट्स K+, Na+, Cl-, Ca++। These ions are absorbed actively in PCT. एक्टिवली इन PCT। डब्बा बना लो, टेबल बना लो। ये PCT में कौन सी चीजें एक्टिवली एब्जॉर्ब होती? एक्टिवली मतलब बाय यूजिंग ATP। ओके, और पैसिवली सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, वाटर, दीज आर एब्जॉर्ब पैसिवली। ये भी एब्जॉर्ब है। तो तुमको ये जो फोटो है एनसीईआरटी में फोटो दिया है, प्लस स्टेट बोर्ड में भी फोटो है एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस की। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, फोटो आपके सामने नोट्स में भी होंगे। एनसीईआरटी में निकाल लो ये फोटो, सामने देखते चलो। मैं यहाँ पे कुछ मेंशन करता चलूंगा, तुम्हारे सामने पूरी फोटो आ रही, देखो क्लियर। ओके, तो इसके अंदर तुमको बताने वाला है कौन सी चीजें किधर एब्जॉर्ब होती। तो पीसीटी में क्या एब्जॉर्ब होता, देखो न्यूट्रिएंट्स निकाला है, K+ निकाला है, Na+, H+, न्यूट्रिएंट्स NaCl, HCO3-, ये सब पीसीटी में से एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाएंगे। ठीक है, और उसी तरीके से डीसीटी में से क्या एब्जॉर्ब हो रहा? डीसीटी में से क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब हो रही? HCO3-, K+, ये आयंस एब्जॉर्ब हो जाएंगे, Na+, Cl-, ये आयंस एब्जॉर्ब हो जाएंगे पीसीटी में से। ओके, नीचे जो एरो बताए वो एरो पे अभी ध्यान मत दो, ऐसे नीचे एरो बताए वाले के कुछ इन पे ध्यान मत दो अभी, ये ट्यूबुलर सिक्रीशन के एरोस। ओके, जो चीज फिल्ट्रेट में से ब्लड में आने वाली है उसको ऐसा फिल्ट्रेट यूरिन ट्यूब्यूल के बाहर बताया वाला है, ट्यूब्यूल से बाहर नहीं करना, मतलब बॉडी में आना। ओके, और जो एरो ट्यूब्यूल में जाते वाली बता रहे, मतलब वो बॉडी से ट्यूब्यूल में, मतलब कचरे के साथ बह के चल जाएंगे। ठीक है, ये मत देखो, ऊपर के एरोस देखो, HCO3 कार्बोनेट आयंस, bicarbonate ions, then your K+, NaCl, nutrients, they are actively absorbed, glucose, amino acids, vitamin C, अभी अपन ने जो लिखे B, ओके, ये सब चीजें एक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाए। स्मॉल प्रोटीन्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनको जाने नहीं देने का। ठीक है, और उनको एक्टिवली एब्जॉर्ब करो। डीसीटी में क्या एब्जॉर्ब होगा, नीचे लिखो डीसीटी में HCO3-, K+, H+, these are actively absorbed, and water is always absorbed passively. वाटर हर जगह पे पैसिवली एब्जॉर्ब होगा डीसीटी। ओके, पीसीटी डीसीटी में एब्जॉर्प्शन समझा कैसे होता। अब बीच में कौन है? हेनलेस लूप है तुम्हारा, लूप ऑफ हेनले। अब इसके दो पार्ट्स है, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब। उसमें भी तुम अगर असेंडिंग लिम्ब देखेंगे, असेंडिंग लिम्ब उसके दो हिस्से, एक थीन सेगमेंट है असेंडिंग लिम्ब का और एक थिक सेगमेंट है। Thin segment is lined by squamous epithelium and thick segment is lined by cuboidal epithelium. ये सब अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में, नेफ्रॉन में स्टार्टिंग में ही देखे थे, करेक्ट। एंड योर डिसेंडिंग लिम्ब इज लाइंड बाय स्क्वैमस epithelium. Descending limb is lined by squamous epithelium. करेक्ट, याद करो, डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर एंड इम्परमिएबल टू सॉल्ट्स, and ascending limb is permeable to salts but impermeable to water. मतलब क्या? डिसेंडिंग लिम्ब के सेल्स परमिशन किसको देंगे? दे आर परमिएबल टू वाटर, मींस दे विल अलाउ वाटर टू गो आउट, बट दे विल नॉट परमिट सॉल्ट्स और आयंस, इसके अंदर जो भी सॉल्ट्स रहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे, उनको बाहर नहीं जाने। तो यहाँ पे किसका एब्जॉर्प्शन होगा फिर? हियर इन डिसेंडिंग लिम्ब यू कैन ओनली एब्जॉर्ब वाटर, यू कैन ओनली एब्जॉर्ब वाटर। तो इमेजिन करो, जब तुम इसमें से पानी बाहर निकालेंगे तो अंदर जो सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन में से पानी कम करे तो वो सॉल्यूशन कैसा होता? डाइल्यूट होता क्या कॉन्सेंट्रेट होते जाता? कॉन्सेंट्रेट होते जाता। देयरफॉर द सॉल्यूशन गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड इन द डिसेंडिंग लिम्ब ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। उधर से पानी बॉडी में आ जा रहा, बॉडी में का पानी ब्लड में वापस चले जाएगा।
तो अंदर पानी कम होगा तो अंदर गाढ़ा होने लगेगा यूरिन, कॉन्सेंट्रेट होने लगेगा। जैसे कि अपन शक्कर की चाशनी बनाते हैं गुलाब जामुन बनाने के लिए, पानी डालते हैं उसमें शक्कर डालते हैं, उसको घोटते रहते गर्म करके और उससे भाप निकलती, पानी निकलते जाता है इवेपोरेट होके, और पानी और जो पाक है वो गाढ़ा होने लगता, चाशनी गाढ़ी होने लगती। वही चीज यहाँ पे तुम पानी निकालो तो अंदर पानी कम होगा, सॉल्ट्स वही चे, तो पानी कम होके वो गाढ़ा होने लगेगा। मीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट गेट्स concentrated in the descending limb because only water is absorbed from it, salts are not reabsorbed. Okay, opposite thing happens in your ascending limb, it is permeable to salt but impermeable to water. उसमें से salts बाहर जाएंगे, पानी उतना ही रहेगा, तो salt निकाल दो मतलब शक्कर निकाल दो तो चाशनी पतली होने लगती, फिक्की भी लगती और पतली भी होने लगती। मतलब here the solution inside the tubule gets diluted, means glomerular filtrate becomes diluted in ascending limb and glomerular filtrate becomes concentrated in descending limb. क्या लाइन है? When glomerular filtrate enters into descending limb, it becomes concentrated because only water is absorbed, electrolytes are not, hence the solution becomes concentrated. But when water enters, this glomerular filter enters into thick segment of ascending limb, only salts or electrolytes are reabsorbed. Water is not reabsorbed, hence this solution gets diluted. तो आपको ये एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, गो टू एक्सरसाइज लास्ट के क्वेश्चंस में देखो, glomerular filtrate gets concentrated in descending limb and it gets diluted in ascending limb. इसका आंसर क्या रहेगा? Why? Because descending limb is permeable to water, ascending limb is permeable to salts, not water. Hence solution gets concentrated and the solution becomes diluted. Write at your own. ये क्वेश्चन का आंसर वहीं पे लिखो, एक्सरसाइज में नीचे लिख के रखो रीजन, ब्लैंक पेज है वहां पे आधा, वहां पे आंसर लिख के रखो इसका प्लीज, क्योंकि ये एमसीक्यू आपको पूछते, घुमा के पूछते, डिसेंडिंग लिम्ब में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट गेट्स डाइल्यूटेड इन डिसेंडिंग लिम्ब, उल्टा बोलते, डाइल्यूट होता क्या वहां पे? वो नहीं, डाइल्यूट कब होगा? जब उसमें पानी जाएगा, अपन उसका पानी निकाल रहे, पानी निकालने से कोई भी चीज क्या हो जाती? कॉन्सेंट्रेट। उसमें से सॉल्ट्स निकालने से कोई भी चीज क्या हो जाती? डाइल्यूट। या तो सॉल्ट निकालो या पानी डालो, पानी डालने का नहीं है लेकिन सॉल्ट कम करो ना, मतलब पानी ज्यादा हो जाएगा उसमें ऑटोमेटिक, तो पानी ज्यादा होगा तो वो चीज कैसी हो जाती? डाइल्यूट। ये चीज इधर की उधर घुमा देते और पूछते एमसीक्यू में, तो इसके लिए याद क्या रखने का? ग्लोमेरुलर जीएफ गेट्स concentrated in descending limb and GF, who is GF? Glomerular filtrate gets diluted in your ascending limb. तो यहाँ पे दो ही चीजों का रीअब्जॉर्प्शन होता, डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर का, असेंडिंग लिम्ब में सॉल्ट्स का, न्यूट्रिएंट्स का नहीं होता, किसका नहीं होता। इसीलिए हेनलेस लूप इज इन्वॉल्व इन वाटर सॉल्ट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? वाटर सॉल्ट बैलेंस, दैट इज योर ऑस्मो रेगुलेशन, इट इज ऑस्मो रेगुलेशन। समझ में है? हेनलेस लूप का, डीसीटी का हो गया। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट्स, यहां से सिर्फ वाटर रीअब्सॉर्ब होता, सिर्फ वाटर रीअब्सॉर्ब होता, एंड कलेक्टिंग डक्ट में से थोड़ा सा यूरिया रीअब्सॉर्ब होता। ये एक हटके बात है, यूरिया तुमको तो उसको एक्सक्रीट करने का, फिर उसको रीअब्सॉर्ब क्यों कर रहे? याद रखो, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, बोल्ड में लिख के रखो मेरी लाइन, अभी बोल रहा, डिक्टेट कर रहा, पॉज करो, लिखते चलो। Small amount of urea is reabsorbed from collecting ducts, and it is secreted into thin segment, and it is secreted into thin segment of ascending limb of Henle's loop. थिक में नहीं, thin में, thin segment of ascending limb of Henle's loop. यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से उठाने का और उसको वापस से इधर छोड़ देने का, असेंडिंग लिम्ब। व्हाई, हाउ, व्हाई सब बाद में, सिंपली दिस इज कॉल्ड यूरिया रिसाइकलिंग। यूरिया रिसाइकलिंग, इट हैज इंपॉर्टेंस फॉर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, मेकिंग यूरिन कंसंट्रेटेड। उसको क्या है बाद में देखने वाले अपन, लास्ट में एक लेक्चर है और उसका भी, उसमें देखेंगे यूरिया साइक्लिंग। लेकिन अभी इतना याद रखने का, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज आल्सो रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, and it is released or secreted into thin segment of ascending limb. हो गया? सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन समझ में आया? कौन सी चीजें सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब होती है, ध्यान में आया? ठीक है, डायग्राम डन हो गए होंगे आई थिंक। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है? लास्ट प्रोसेस यहीं पे देखने का होगी। व्हाट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन?
Third process is tubular secretion. So as the name suggests, tubules will secrete something. अब रीअब्सॉर्ब करे, अब सीक्रेट करने का, सर क्या धंधे लगाए बोलना तुमने, या तो ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन कर लो, रीअब्सॉर्प्शन, या तो छोड़ ही दो सब। लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स वर्क होता है यूरिन बनने में। ट्यूबुलर सिक्रेशन इज नॉट वेरी हार्ड प्रोसेस, इट इज सिंपल वन। व्हाई? बिकॉज जो तुम्हारा ग्लोमेरुलस है और तुम्हारा बोमन्स कैप्सूल, यहां से निकलता इफरंट आर्टेरियोल। इफरंट आर्टेरियल के ब्रांचेस होते, वो रहता पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, और वो कैपिलरीज ऐसा पूरा पीसीटी के आजू बाजू, हेनलेस लूप के आजू बाजू होते हुए डीसीटी के आसपास भी आ जाते। इफ दिस इज पीसीटी, इफ दिस इज हेनलेस लूप, ओके, नाउ इफ दिस इज डीसीटी, तो ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है उसके ऐसे ब्रांचेस होते, वासा रेक्टा बनते, वासा रेक्टा ऐसा टर्न होगा इधर से, और वो डीसीटी के आजू बाजू ब्रांचेस तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से डीसीटी के आसपास में घूमते रहेंगे उसके ब्रांचेस में। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क आपको अलग से बताया था मैंने स्पेशल लेक्चर में, जक्स्टा मेडुलरी अपैरेटस के साथ में। ठीक है, सो अब ये क्या है, ये तीसरी प्रोसेस क्यों करने का ट्यूबुलर सिक्रेशन? क्योंकि जब अल्ट्राफिल्ट्रेशन इधर आप करते, सो ड्यूरिंग अल्ट्राफिल्ट्रेशन सम वेस्ट मे एस्केप दिस प्रोसेस। ऐसा जरूरी थोड़ी है पूरा कचरा बाहर साफ हो जाएगा, पूरा कचरा बह के आ जाएगा। थोड़ा बहुत कचरा, फॉर एग्जांपल क्रिएटिनाइन, ये बहुत कमीना रहता, क्रिएटिनाइन, सम ड्रग ट्रेसेस, ड्रग्स के ट्रेसेस, पैरासिटामोल वगैरह, गोलियां वगैरह जो तुमने खाए, ओके, आयोडोपायरेट्स, बुखार की गोलियां रहती है, आयोडोपायरेट्स, प्लस सम पिगमेंट्स, एक्सेस ऑफ H प्लस आयंस, K प्लस आयंस, अमोनिया, ये सब ऐसी चीजें हैं एक्सेस में, एक्सेस मतलब ज्यादा। ये क्या होता, इधर तो आते जाते, लेकिन एक्स्ट्रा के जो रहते ना वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में आगे भाग जाते, वो फिल्टर ही नहीं हो पाते। मतलब पूरा कचरा एक साथ निकलेगा कि यहां से नहीं, थोड़ा सा कचरा आगे वापस ब्लड में चले जाएगा, और ब्लड में से वापस बॉडी में चले जाएगा। तो ये एक लास्ट चांस रहता कि ये कचरे को ब्लड में से निकाल के वापस फिल्ट्रेट में डालने का, और ये प्रोसेस को बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। व्हाट इज दिस प्रोसेस? व्हेन सम वेस्ट एस्केप्स, व्हेन सम वेस्ट एस्केप्स, एस्केप करना मतलब उसको एस्केप कर देना, उसको छूट के आ जाना, बच के आ जाना वहां से। सम वेस्ट एस्केप्स द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड दैट वेस्ट री-एंटर्स इफरंट आर्टेरियोल, सच एज वेस्ट इज क्रिएटिनाइन, आयोडोपायरेट्स, ये बुखार की दवाएं रहती, ड्रग ट्रेसेस, देन पिगमेंट्स, कुछ पिगमेंट्स तुमने फ्लेवर्स वगैरह खाए वाले सब्जियों के थ्रू उसके कुछ पिगमेंट्स आगे वाले वो एक्सक्रीट करने के रह गए। देन एक्सेस ऑफ H प्लस आयंस, K प्लस आयंस एंड अमोनिया, these material can be then released back into DCT. They can be released or secreted back into the DCT, and this process is known as tubular secretion. खत्म, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्यूबुलर सिक्रेशन। जो कचरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को एस्केप कर दिया और आगे भाग गया, उसको एक बार यहाँ पे छानने का, और यहाँ पे से इधर निकल चल बाहर जाने का, तुझे दैट वेस्ट इज रिलीज्ड, फिर से छोड़ देने का, इनटू द डीसीटी, एंड देन फ्रॉम डीसीटी इट विल गो टू कलेक्टिंग ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट व्हिच विल फॉर्म योर यूरिन, ओके, एंड thus this process is called tubular secretion. Mainly selective reabsorption occurs in the PCT. PCT में 70 से 80% selective reabsorption हो जाता, पिछली प्रोसेस। Facts. Who is the chief site of selective reabsorption? PCT. But DCT is the chief site of tubular secretion. DCT is the chief site of tubular secretion because its cells are compactly arranged without brush border, and the cells of PCT are arranged like this with brush border, plus PCT is highly coiled, DCT is less coiled. Highly coiled रहने से क्या होगा, material will move slowly into PCT and it can reabsorb maximum. Hence PCT is the site of reabsorption, selective reabsorption.
Why DCT is the site of tubular secretion? It is less coiled, cells are without microvilli, and hence waste can be released through peritubular capillaries into DCT. पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क से डीसीटी में कचरा डालने का मतलब ट्यूबुलर सिक्रेशन। कचरा कौन सा? ये लिख के रखो क्या क्या एक्सक्रीट होता। ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ आयंस लाइक H+, K+ अमोनिया। एनसीईआरटी की फोटो देखो, वापस स्टेट बोर्ड की फोटो देखो, H+, K+ अमोनिया, दीज आर रिलीज्ड थ्रू ट्यूबुलर सिक्रेशन नॉट ओनली इन डीसीटी बट ऑल्सो इन पीसीटी। वो पीसीटी में भी रिलीज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ डीसीटी में, पीसीटी में भी थोड़ा सा ट्यूबुलर सिक्रेशन होता, बट मेजर ट्यूबुलर सिक्रेशन डीसीटी में होता, मेजर पार्ट ऑफ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता। समझ रहा? पहली प्रोसेस अल्ट्राफिल्ट्रेशन मार्फिजन बॉडी में हुई, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन सब जगह होती लेकिन मेनली पीसीटी में होती, एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन मेनली ऑकर्स इन डीसीटी बट इट आल्सो ऑकर्स इन पीसीटी। अब पीसीटी में और डीसीटी में ये तीन चीजें देखो, H+, K+ अमोनिया, H+, K+ अमोनिया, तीनों चीजें एक्सक्रीट हो रही, राइट। H+ इज एसोसिएटेड विद योर पीएच, बॉडी का पीएच मेंटेन करेगा। व्हाट इज पीएच? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन नेगेटिव टू द बेस 10 ऑफ लॉगरिथमिक हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ एनी मटेरियल। तुम्हारे बॉडी में एसिडिक कंडीशन तैयार हो गई, मतलब ज्यादा प्रोटॉन्स हो गए, तो उनको तुमको बाहर निकालना पड़ेगा ना, तो ब्लड के थ्रू वो किडनी में आएंगे और किडनी वो एक्स्ट्रा के हाइड्रोजन्स को यहाँ पे तुम्हारे यूरिन के थ्रू बाहर फेंकेंगे बाय ट्यूबुलर सिक्रेशन। ओके, सो तुम्हारी बॉडी का किडनी एक काम क्या करती? किडनी कैन मेंटेन योर बॉडी पीएच बाय एक्सक्रीटिंग H+ आयंस। इट कैन आल्सो एक्सक्रीट अमोनिया। बॉडी अगर ज्यादा बेसिक हो गई, तुम्हारा ब्लड ज्यादा अल्कलाइन हो गया, बेसिक हो गया, तो एंजाइम्स काम नहीं करते, जैसे एसिडिक हो गया तो काम नहीं करते, वैसे बेसिक हो गया तो अमोनिया जो बन रही, वो अमोनिया को यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रेशन से बाहर निकालने का। समझ गया? इसी तरीके से तुम्हारे बॉडी का Na+ और K+ का एक बैलेंस रहता, ये आयंस का सोडियम पोटेशियम पंप। अगर Na+, K+ का बैलेंस भी खराब हो गया, K+ ज्यादा हो गए, तो उनको भी तुम यहां से बाहर हकाल सकते। समझ रहा? ये बहुत क्रूशियल बैलेंसेस है, पीएच, वाटर सॉल्ट बैलेंस, Na+, K+ बैलेंस। अगर ये आयंस कम ज्यादा होगा ना बॉडी में, तो तुम्हारे बॉडी के एंजाइम्स ठीक से काम नहीं कर पाते, तो तुम्हारे बॉडी का पीएच मेंटेन रखना, Na+ आयन, K+ आयन कंसंट्रेशन मेंटेन रखना, ये सारे काम ट्यूबुलर सिक्रेशन से होते। ओके, सो H+, K+ अमोनिया आर सिक्रेटेड टू मेंटेन पीएच एंड Na+, K+ बैलेंस, पीएच एंड Na+, K+ बैलेंस। अब जब ionic balance of body fluids, so this is also the function of kidney. Okay, so this process will occur here, and lastly water is reabsorbed here, and whatever now enters into collecting duct, collecting tubule, it is first time called urine. For the first time you will call it as urine, from which you have absorbed so much material, इतना मटेरियल reabsorb हो गया कि वो जो बनेगा उसको यूरिन बोल सकते। उसमें अगर तुमने स्टार्टिंग में कंपेयर करे, स्टार्टिंग में जो ब्लड प्लाज्मा के बराबर चीज थी, उसमें से पानी खींच कर तुमने रीअब्सॉर्ब करते गए यूरिन बन गया। तो अगर तुमने ये दोनों का कंसंट्रेशन चेक करे, सो योर यूरिन इज 4 times concentrated than blood plasma. Urine is 4 times concentrated than blood plasma. MCQ, कितना कॉन्सेंट्रेटेड रहता आपका यूरिन? इतना थिक रहता कि ब्लड प्लाज्मा बहुत पतला है, उससे 4 गुना ज्यादा गाढ़ा है, क्योंकि उसमें से पानी खींच करे, जो पानी 125 ml बह के जा रहा था आपका, 1 मिनट में 125 ml GFR तैयार होता, ग्लोमेरुलर फिल्टर तैयार होता, उसमें से आपने लगभग 99% आपने उसमें से सिर्फ 10 ml यूरिन बनाए, बाकी का पूरा यूरिन आपने खींच ली, बाकी का पूरा फिल्टरेट 100 ml 120 ml आपने खींच ली, सिर्फ 10-5 ml यूरिन बना। सोचो ना आपने कितना रीअब्जॉर्प्शन किया। अल्टीमेटली आपका यूरिन इतना कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, कितना 4 गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा एज कंपेयर टू द इनिशियल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ऑफ योर कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल। यहाँ वाले से कंपेयर करें और आखिरी वाला प्रोडक्ट कंपेयर करें तो इतना कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है। एंड द रीजन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, समझ में आई पूरी प्रोसेस, कैसे रीअब्जॉर्प्शन करने का, ट्यूबुलर सिक्रेशन करने का। ओके, आपको एक होमवर्क दे रहा छोटा सा, व्हाट डू यू मीन बाय हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस? हाई थ्रेशोल्ड लिख के रखो, व्हाट डू यू मीन बाय
high threshold substances and low threshold substances. High threshold substance, इसके definition and example. दूसरा लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन से रिलेटेड चीज है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन सेकंड प्रोसेस से रिलेटेड। और तीसरा इसका भी डेफिनेशन और एग्जांपल ढूंढ के निकालो। और तीसरी चीज वेयर इन रीनल ट्यूब्यूल water is not absorbed, पीसीटी में एब्जॉर्ब होता, डीसीटी में होता, असेंडिंग लिम्ब डिसेंडिंग लिम्ब किसमें नहीं होता। तो डिसेंडिंग लिम्ब में आपको मालूम है थिक सेगमेंट में नहीं होगा, थिन में होगा नहीं होगा, जो भी आंसर है मुझे वो आंसर इसका चाहिए कि कौन। सब जगह वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, मैंने वाटर सब जगह लिखा, एक जगह पे नहीं होता, दैट इज इम्परमेबल टू वाटर, वो जगह पे वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, वो जगह ढूंढ के निकालना। ठीक है, दीज आर दी 3 होमवर्क्स आपको करने के। और लास्ट में ऑब्लिगेटरी रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, इससे रिलेटेड है, वो डेफिनेशन भी आपको ही ढूंढने के, नहीं मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑब्लिगेटरी और फैकल्टेटिव, ऑब्लिगेटरी और फैकल्टेटिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये कहां होता, इसके साइड्स, इसकी भी साइड और इसके डेफिनेशन तो पहले से मिल जाएंगे, इसकी भी डेफिनेशन। भरपूर होमवर्क है आज तुम्हारे को, ये होमवर्क आपको करने का, ढूंढ के निकालना। ओके, मैं इनके आंसर्स बताने वाला नहीं हूं, जो मुझे आंसर भेजेंगे उनके चेक करके फाइनल बोलूंगा यस यू आर राइट और रॉन्ग, अदरवाइज मैं इसके आंसर्स देने वाला नहीं हूं। दिस इज होमवर्क। ओके, हाई थ्रेशोल्ड की डेफिनेशन, लो थ्रेशोल्ड की, ऑब्लिगेटरी रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फैकल्टेटिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, और फिर वेयर वाटर इज नॉट रीअब्सॉर्ब्ड इन किडनीज, नॉट रीअब्सॉर्ब्ड ना, रीअब्सॉर्ब्ड in your renal tubule, PCT, DCT, descending limb, ascending limb, thin segment, thick segment of ascending limb, DCT, etc. Okay, इनमें से आंसर चाहिए बस एक वर्ड में। This is about your full process and finally you get a 4 times concentrated urine. Okay, so this is done. We have completed with your physiology of urine formation. We will see the actual mechanism by which you can produce a 4 times concentrated urine with the help of your counter current mechanism. We will see that important bit in our next lecture.